नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक खास इंटरव्यू में, जहां हम केंद्रीय बजट 2025-26 पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। यह बजट शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कितना कारगर साबित होगा? क्या यह तेजी से विकसित हो रहे टियर 2 शहरों को सही दिशा देगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोज मीक, जो कि अध्यक्ष हैं क्रेडाई भोपाल के। रियल एस्टेट सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और 2030 तक $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस बजट में उन सुधारों को जगह मिलेगी जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही है? क्या रियल एस्टेट को इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलेगा? अफोर्डेबल हाउसिंग, कर सुधार, स्टैम्प ड्यूटी में कटौती और शहरी अधोसंरचना के लिए कितनी फंडिंग की ज़रूरत होगी, इस पर बात होगी। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे श्री मनोज जी से, जो हमें रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों और संभावनाओं पर गहरी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं इस बजट में रियल एस्टेट और शहरी विकास को क्या नया मिल सकता है। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम एक निवेदन अपने दर्शकों से करेंगे कि पूरा इंटरव्यू जरूर देखें और अंत तक देखें और अपने जो विचार हैं उनको साझा करें। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, केंद्रीय बजट से हर बार उम्मीदें बहुत रहती हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, और ख़ास करके शहरीकरण जो इस तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है उसको लेकर अर्बन डेवलपमेंट पे बहुत अपेक्षाएं हमारी इंडस्ट्री की भी हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर अछूता रह जाता है, जबकि 7.3% का योगदान है जीडीपी में रियल एस्टेट का इस समय। 2030 तक $1 ट्रिलियन तक का योगदान रियल एस्टेट सेक्टर का रहेगा इकनॉमी में। उसके बाद भी हम प्राथमिकता के लिए अक्सर जो है मेमोरेंडम और रिप्रेजेंटेशन देते रहते हैं। हमें इस बार संभावना लगती है कि शहरीकरण और तेज हुआ है, तो इसमें कुछ अच्छे किस्म के नीति निर्धारण और राहतों की घोषणा की उम्मीद हम कर सकते हैं। हम लंबे समय से रियल एस्टेट को इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमको नहीं मिला है। ये हमारी बहुत पुरानी और मुख्य मांग है। अफोर्डेबल सेक्टर में जो हाउसिंग फॉर ऑल या PMRY जैसी योजना है, उसमें निजी भागीदारी अभी बहुत कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ नीति निर्धारण होगा तो ज़्यादा हितग्राही उससे लाभान्वित हो पाएंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि GST की दरों में कटौती करनी होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पे 5% से घटा के 3% लाना होगा। इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ानी होगी। अभी जो आवास ऋण पर होम लोन टैक्स की छूट 2 लाख रुपए तक है, उसको 5 लाख तक ले जाना चाहिए। GST के समायोजन में भी बहुत सारे इशूज हैं। इनपुट क्रेडिट की अनुमति हमें मिलना चाहिए। GST जो सीमेंट जैसी जो निर्माण सामग्री है, इन पर 28% से कम करके 18% तक कम से कम किया ही जाना चाहिए। अगर हमको सेक्टर को आगे ले जाना है तो इस तरह की राहत देनी पड़ेगी, और उसको कम लागत का बनाने के लिए टैक्स राहतों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। ये हमारी मांग नहीं है, ये इस सेक्टर की, इस देश की और रोज़गार के लिए मांग है, क्योंकि ये 50 मिलियन से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करने वाला सेक्टर है। तो इस तरफ नीति निर्धारकों का ध्यान आकर्षित होना ही चाहिए। इसके अलावा राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार को निश्चित रूप से स्टैम्प ड्यूटी सभी राज्यों में एक समान करने की दिशा में काम करना चाहिए। कई राज्य बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी, जो सम्मिलित स्टैम्प ड्यूटी है, जिसमें राज्य सरकार के कर और स्थानीय शासन के कर हैं, वो मिला के बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे प्रदेश में 12.5% के आसपास है।
इसको कम करके 5% से नीचे लाने की ज़रूरत है, जिससे निश्चित रूप से उससे रेस्टियों की संख्या भी बढ़ेगी और राजस्व भी राज्य सरकारों का भी बढ़ेगा। इस पे अगर केंद्र से ही कोई नीति निर्धारण हो जाएगा तो राज्यों को ये इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। हालांकि राज्यों को राजस्व के एकत्रीकरण के लिए ये व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन उनके राजस्वों के हित अगर केंद्र सरकार ध्यान रखेगी तो ये स्टैम्प ड्यूटी भी कम की जा सकेगी। हमारी लंबे समय से मांग रही है। और स्टैम्प ड्यूटी पे जैसे ही बात आती है, तो जब कम करने की बात आती है तो गाइडलाइन की दरें बढ़ा दी जाती हैं। तो ये विसंगतियाँ तभी दूर होंगी जब इस पर कोई नीति निर्धारण हो। ये भी बहुत संभावना है कि इस बार लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कई और जो मध्य देश के जितने इम्पोर्टेंट शहर हैं उनको मौका मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 14% के आसपास का खर्चा इस समय लॉजिस्टिक में आता है और उसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो भोपाल जैसे शहरों को इसका लाभ मिल सकता है। क्रेडाई अपने तौर पे भोपाल को लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने की तरफ अभियान चला रही है। संभव है इस पे कुछ सुनने को मिले केंद्रीय बजट में, क्योंकि हमसे बड़ा लैंडलॉक एरिया किसी के पास नहीं है। 23 से ज़्यादा मिलियन प्लस आबादी के जो शहर हैं हमारे आसपास हैं। 60% आबादी जो है वो हमारे नज़दीक रहती है, जिनको हम बहुत आसानी से लॉजिस्टिक से कैटर कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो और जो न्यू एज बस रैपिड ट्रांजिट है, इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं विकसित करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तेज़ी से जो है ट्रैफिक की समस्याएं हो रही हैं, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी पे बढ़ावा देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में निजी डेवलपर्स की भागीदारी कैसे हो, इसके लिए नीतिगत बदलाव अगर किए जाएंगे तो बेहतर होगा। शहरी विकास में प्राइवेट प्लेयर्स को अधिक भागीदारी मिले, परियोजनाओं में तेज़ी से आ सकती है। अब चूँकि दौर टीयर 2 सिटीज़ के उत्थान का है और टीयर 2 सिटीज़ में तेज़ी से विकास और संभावनाएं बढ़ी हैं, तो टीयर 2 टीयर 3 शहरों के में नवीनीकरण की जो योजनाएं हैं और कनेक्टिविटी के जो की ज़रूरतें हैं उनको प्राथमिकता देना पड़ेगा। कुल मिला के भारत में रियल एस्टेट सेक्टर चूँकि आर्थिक विकास की रीढ़ है, 5-6 में हमें सुधारों की उम्मीद है। विशेष रूप से इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा हमें मिले, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के काम हो। भोपाल जैसे शहर जो ऐतिहासिक भौगोलिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, उनको लॉजिस्टिक्स पर काम करने का मौका मिले, टूरिज़्म यहाँ का डेवलप हो और हम इसको आदर्श राजधानी बना पाएँ। इस तरह की दीर्घकालिक योजनाएं लागू होंगी तो देश के साथ साथ हमारे राज्य और हमारी राजधानी को जरूर लाभ होगा।